तो भारतीय बाजारों के अंदर खरीदारी है। 23,300 को निफ्टी होल्ड कर रहा है और करीब करीब 75 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स 190 अंकों पर, निफ्टी बैंक करीब 62 अंकों पर सो फार कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में नजर डालें तो मिड कैप इंडेक्स करीब 3/4% ऊपर और स्लोली एंड स्टेडली स्मॉल कैप इंडेक्स में इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स अब 1% ऊपर और स्लोली एंड स्टेडली स्मॉल कैप इंडेक्स पे अब 3/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ अमित त्रिवेदी मौजूद हैं, वीपी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज सिक्योरिटीज के। अमित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले एक अभी और अहम खबर आ रही है, पहले जरा उस पर बातचीत कर लेते हैं कि आज पॉलिटिकल सेटअप के लिहाज से इंपॉर्टेंट डे है। पीएसयू तेल कंपनियों के विनिवेश के पक्ष में नहीं है सरकार, ये अभी एक बयान आता हुआ दिखाई पड़ रहा है हरदीप सिंह पुरी की तरफ से, जिन्होंने कहा कि पीएसयू तेल कंपनियों के विनिवेश के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा जो बीपीसीएल के विनिवेश की बातचीत थी, उन्होंने बात साफ की कि जो इस तरह की एक सफल महारत्न है उसका विनिवेश क्यों करेंगे। तो इस तरह की एक डिटेल आते हुए दिखाई पड़ रही है और उसका इम्पैक्ट बीपीसीएल में, हालांकि एक स्पाइक ज़रूर आया और स्पाइक के बाद मोर लेस बीपीसीएल अभी भी करीब 3/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बीपीसीएल जैसे एक बड़े पीएसयू, एक सफल पीएसयू को विनिवेश क्यों किया जाएगा, इस पर उन्होंने बात की कि इसकी कोई विनिवेश की ज़रूरत नहीं है और अभी फिलहाल वो ओएमसीज के विनिवेश के ऊपर ऐसी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। आगे इसके ऊपर और डिटेल में हम चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। लेकिन एक मिनट में पहले अमित जी आप मार्केट का जरा व्यू दे दीजिए, क्योंकि बाजार भी दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया है। सो मार्केट्स पे आपका टेक क्या है, कैसे आप देख रहे हो निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? जी नमस्कार। देखिए, निफ्टी की बात करें तो कल से नो डाउट थोड़ा एक मोमेंटम पॉज है, थोड़ा कंसोलिडेशन माहौल में है, लेकिन डाउन साइड में अगर देखें तो 23,100 के जो लेवल्स है वो कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे जो अंडरटोन है अभी भी पॉजिटिव है। थोड़ा और कंसोलिडेशन पॉसिबल है, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि ऊपर में 23,600 तक का निफ्टी आ सकता है। और यही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कंपेरेटिवली जो मोमेंटम है अपसाइड में थोड़ा मिसिंग है। जो लेवल्स टू वॉच आउट है वो 50,000 का, अगर 50,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो यस, तो फिर बैंक निफ्टी में भी चांसेस है कि ऊपर में 51,000 पे है। सो कहीं ना कहीं पे की इंडाइसिस पे अंडरटोन तो पॉजिटिव है, थोड़ा कंसोलिडेशन पॉसिबल है नियर टर्म, बट कंपैरेटिवली ट्रैक्शन जो है वो मिड कैप्स पे ज्यादा है। तो मिड कैप में ट्रैक्शन ज्यादा है। तो निफ्टी बैंक को लेकर एक व्यू आप सुन रहे थे अमित सर की तरफ से, और एक व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड पे ही सो फार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी होगा और ट्रैक्शन आप मिड कैप के ऊपर ज्यादा रखिएगा। आगे भी हम अमित जी से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अब बात करते हैं मोदी 3.0 की टीम की, जो कि आज कार्यभार संभाल रही है। तो मोदी 3.0 की टीम ने कमान संभालनी शुरू कर दी है। अमित शाह ने गृह मंत्रालय, एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय, पीयूष गोयल ने वाणिज्य मंत्रालय, जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। हरदीप पुरी ने भी पेट्रोलियम मंत्रालय का ऑफिस संभाल लिया और थोड़ी देर बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का पदभार भी संभालेंगी। अब मोदी 3.0 की टीम तो तैयार हो गई है, लेकिन अब इन सब की नज़र है इन मंत्रालयों की प्रायोरिटीज़ पर होगी, किस तरह से प्रायोरिटीज़ रहने वाली हैं और ये मुश्किलें हम आपके लिए हल करेंगे। तो इन मुश्किलों को हल करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से रिपोर्टर्स की पूरी फौज तैयार है। हमारे साथ लक्ष्मण जी मौजूद हैं, असीम मनचंदा मौजूद हैं, आलोक प्रियदर्शी मौजूद हैं, रोहन सिंह मौजूद हैं, दीपाली नंदा मौजूद है। तो एक बड़ी टीम आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, सभी के सभी हमारे साथ मौजूद भी हैं। और लक्ष्मण जी, मतलब मोदी 3.0 के पीछे लक्ष्मण जी की पूरी 3.0 टीम जो है वो रेडी है, जो कि ट्रैक कर रही है अलग अलग मंत्रालय को लेकर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लक्ष्मण जी आप ही के साथ, क्योंकि वित्त मंत्रालय पर सबकी नज़र है और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी, ये बात भी है। ऐसे में वित्त मंत्रालय के फोकस में क्या रहेगा और विनिवेश की गाड़ी आगे कैसी रहने वाली है, इस पर बातचीत करेंगे। तो लक्ष्मण जी, क्या डिटेल सबसे पहले तो वित्त मंत्रालय से? देखिए, वित्त मंत्रालय को लेके मुझे लगता है कि इस बार वित्त मंत्रालय के तौर पे भूमिका अलग रहने वाली है। एक तरफ निजी निवेश को बढ़ाने पर फोकस होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर होगा और इन सब के लिए बजट एक पैमाना होगा जो अगले महीने बजट पेश किया जाएगा। तो बजट का मोटा खाका तैयार है, उसमें बड़े फैसले क्या लिए जाने हैं इसको लेकर के तय किया जाना है। तो वित्त मंत्री की पहली प्राथमिकता ये होगी। लेकिन साथ ही साथ अगले कुछ महीने बाद कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव को देखते हुए कुछ ऐसे ऐलान करने पड़ेंगे
जो खासतौर से वहाँ पर स्थिति को और मजबूत कर सके। इसके लिहाज से रोजगार पैदा करने वाले कुछ फैसले हो सकते हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं की झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। तो बजट निवेश, रोजगार और इन सब से हट करके एक होगा जीएसटी। जीएसटी के रेट को और ज्यादा सरल बनाना, जिसको जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का वादा किया गया था संकल्प पत्र में, उसकी तरफ भी सरकार आगे कदम बढ़ती हुई दिखेगी और उसकी अगुवाई वित्त मंत्रालय करेगा। तो लक्ष्मण जी, आपसे तो और भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आपकी पूरी टीम भी तैयार है, जरा उनसे बातचीत कर ली जाए। असीम हमारे साथ अब मौजूद हैं। असीम से हम बातचीत करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रालय को लेकर, यानी कि दूरसंचार मंत्रालय में जहां उन्होंने पदभार संभाल लिया है। असीम, उनकी प्रायोरिटीज क्या रहने वाली है? साथ साथ यही बताइए कि अश्विनी वैष्णव जो कि आईटी मंत्री का पद संभालेंगे, उनके फोकस में कौन कौन सी एरियाज का हम अनुमान लाकर चलें? नए टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना कार्यभार आज संभाल लिया है। सबसे पहले तो 25 जून को स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है। इस स्पेक्ट्रम नीलामी को सुचारू रूप से कंडक्ट करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके पास। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को सुधारना, अनचाही कॉल्स को रोकना सबसे बड़ा काम यहाँ पर उनके हमें दिखाई देगा। सरकार ये चाहती है कि अनचाही कॉल्स को रोकने के लिए सीन ऐप को लागू किया जाए, यानी कि जो व्यक्ति कॉल कर रहा है उसका नंबर के साथ साथ उसका नाम भी दिखाई दिया जाना चाहिए। तो 100 दिन के अंदर उसको भी लागू किया जा सकता है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर साइबर फ्रॉड्स बड़े बढ़ गए हैं, तो साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी बनाई जाएगी, उसको लागू करना है। टेलीकॉम बिल ऑलरेडी पास हो चुका है पार्लियामेंट से, अब और उसके लिए जो रूल्स हैं उसको बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ अगर मैं आईटी मंत्रालय की बात करूं तो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना कार्यभार दोबारा से संभाला है। उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी जो पॉलिसी मेजर ऑलरेडी लिए जा चुके हैं उनको कंटिन्यू रखना, खासतौर पर जो पीएलआई स्कीम्स उन्होंने शुरू की है और जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी उन्होंने बनाई है, सेमीकंडक्टर के लिए बनाने का प्लांट का काम कार्य काफी तेजी से शुरू हो चुका, तो उसको भी काफी तेजी से इम्प्लीमेंट करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ से आते हुए ज़रूर दिखाई पड़ेंगे, खासतौर से टेलीकॉम से भी और आईटी मंत्रालय को लेकर भी। लेकिन आलोक पीयूष गोयल ने वाणिज्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। यहाँ पर क्या उम्मीदें लगाई जाएगी कि यहाँ पर उनको लेके काफ़ी अटकलें थी कि ये मंत्रालय या वो मंत्रालय मिले, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय फाइनली उन्होंने संभाला है। सो यहाँ क्या डिटेल आप गैदर कर पा रहे हो? बिल्कुल, देखिए वाणिज्य मंत्रालय के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि एक्सपोर्ट को सस्टेन करने की। एक्सपोर्ट का टारगेट अगर देखें तो सरकार ने 2030 तक $2 ट्रिलियन का रखा है। हालांकि पिछले साल 776 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन चूंकि रेड सी क्राइसिस और इसके बाद जो ग्लोबल अनिश्चितता हो रही है उसकी वजह से एक्सपोर्ट को लेकर दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों को दूर करना सबसे बड़ी मंत्रालय की प्रायोरिटी होगी। दूसरी चीज, जो कारोबारी हैं, छोटे कारोबारी, रिटेल कारोबारी हैं, उनके लिए नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी सरकार लाने का ऐलान कर चुकी है। इसको अपने मैनिफेस्टो में भी सरकार ने शामिल किया था। इसके तहत जो छोटे कारोबारी हैं उनको इंश्योरेंस, सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी देने से लेकर उनके लिए कारोबारी मुश्किल को आसान बनाने की पूरी पॉलिसी है। तो नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी जो बहुत बड़ा रोजगार देने वाला भी एक सेक्टर है, उसको लेकर सरकार की प्रायोरिटी है और ये 100 डेज के एजेंडा में भी शामिल था। तीसरी जो प्रायोरिटी है वो है पीएलआई सेक्टर। पीएलआई सेक्टर ऑलरेडी 14 सेक्टर में चल रहा है और कुछ नए सेक्टर्स को जोड़ना है, जैसे इसमें टॉयज है, केमिकल्स हैं और इसके अलावा साइकिल है। तो ये फिलहाल नए पीएलआई को जोड़ने का काम इस बार इलेक्शन के पहले ठप हो गया था, लेकिन उम्मीद की जा रही कुछ नए सेक्टर जो हैं जिसमें केमिकल, टॉयज और साथ ही साथ साइकिल, इनमें नए पीएलआई देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी 14 सेक्टर में पीएलआई चल रही है वहां पर रिव्यू होगा, कोर्स करेक्शन होगा और तमाम जो नए बदलाव होंगे ताकि उसमें और तेजी आए, तेजी से उसमें डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग को एक तरह से पूरा बल मिले। तो डीपीआईटी की तरफ जो वाणिज्य मंत्रालय का डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से पूरा फोकस है। तीसरा जो फोकस है वो है, अगर बात करें तो जो यूके और इंडिया के साथ जो डील होने वाली है, एग्रीमेंट, उसको लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है और बिल्कुल अंतिम चरण में है। सरकार ने भी और यूके की सरकार ने भी कहा है कि इलेक्शन के बाद इस पर फिर से काम शुरू होगा और बहुत जल्दी ऐलान है कि इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड डील है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर साइन हो, जिससे कि बहुत सारी चीज जैसे कि उनसे इंपोर्ट होने वाली चीजें वो सस्ती होंगी। और चौथी जो बात है वो है जो टेस्ला, जो बहुत ही
आने की बात लगातार चल रही है। $3 अरब का निवेश करने का यहाँ पर इंडिया में उन्होंने ऐलान भी किया है एलन मस्क ने। तो टेस्ला पर आगे बात किस तरह से आगे बढ़ेगी वो एक देखना बड़ी चुनौती रहेगी। साथ ही ई कॉमर्स पॉलिसी और ई कॉमर्स प्रोटेक्शन रूल, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट सरकार के एजेंडे में है। चलिए, तो बहुत सारे एजेंडा रहेंगे, बहुत सारी प्रायोरिटीज रहेंगी, उन पे तो हम बातचीत करते रहेंगे आगे भी। लेकिन रेल मंत्रालय और बहुत समय से इसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद ये एनडीए किस तरफ के घटक दल के पास जाता है या सरकार अपने पास ही रखती है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही होल्ड करती है। दीपाली मंत्रालय में मौजूद भी हैं और दीपाली इसको बहुत समय से ट्रैक भी कर रही हैं। तो दीपाली, क्या उम्मीदें लगा के चली जाए रेल मंत्रालय को लेकर, क्या प्रायोरिटीज़ हैं? और सरकार सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे नए रूट्स, नए कोचेज़, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बड़े ऑर्डर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, सेफ्टी, इतनी सारी चीज़ों पे ऑलरेडी गवर्नमेंट कामकाज कर रही है और ये यहाँ पे कामकाज की ज़रूरत भी बहुत रहती है आमतौर पे। तो क्या डिटेल? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी वो यही होगी कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से अत्याधुनिक बनाया जाए। और जिस भी एरिया का जिक्र आपने किया, जाहिर तौर पर इस पर फोकस दिखाई देगा रेल मंत्रालय का। लेकिन जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है वो ये कि जो रेलवे का फ्रेट सेगमेंट है, जो कि रेलवे का ब्रेड एंड बटर कहा जाता है, अब उसके एक्सपेंशन पर फोकस देखने को मिलेगा। बाकायदा इसके लिए एक अलग से प्लान तैयार किया गया है कि नई कमोडिटीज को या फिर नए प्रोडक्ट्स को किस तरह से रेलवे फ्रेट से जोड़ा जाए। क्योंकि हमने देखा पिछले 1 से 2 सालों में रोड से काफी कंपटीशन फ्रेट के हिसाब से रेलवे को मिल रहा है। तो किस तरह से जो फ्रेट कॉस्ट है रेलवे में उसको कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, इस पर अश्विनी वैष्णव का फोकस देखने को मिल सकता है। तो फ्रेट जाहिर तौर पर एक प्रायोरिटी रहेगी। उसके अलावा अगर यात्रियों की बात करें सुमित, तो हमने देखा कि मोदी के कार्यकाल में जो वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है, काफी पॉपुलर रही है, काफी पसंद आ रही है। अब उसका स्लीपर वर्जन लॉन्च किया जाएगा और प्लान ये भी बनाया गया है कि जो 100 दिन का एजेंडा है उसके तहत ही वंदे भारत के स्लीपर वर्जन को लॉन्च किया जाए। मैं आपको बता दूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से इसका प्रोटोटाइप भी लगभग तैयार किया जा चुका है। तो एक ये बड़ा काम हम होते हुए देखेंगे। इसके अलावा इंटरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट की थी कि रेलवे फ्रेट के हिसाब से 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो ये भी लक्ष्य रखा गया है कि जल्द ही अगले 2 से 2.5 महीने में इन तीनों इकोनॉमिक कॉरिडोर का डीपीआर तैयार किया जाए और उसकी तरफ जल्द कदम उठाते हुए हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें इंटरसिटी कनेक्शन की, तो उसको दुरुस्त करने के लिए वंदे मेट्रो भी लॉन्च की जाएगी। ये भी प्रायोरिटी एरियाज में शामिल किया गया है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री रेल बीमा योजना लंबे वक्त से फाइलों में घूमते हुए देख रहे हैं। आखिरकार अब हमें सूत्र बता रहे हैं जल्द ही इस और भी फैसला लेते हुए रेल मंत्री दिखाई देंगे। तो जल्दी फैसला लेते हुए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर शायद डिसीजन आते हुए दिखाई पड़ेंगे। रोहन ही मौजूद है। रोहन, ये हैवी उद्योग मंत्रालय जो है, HD कुमारस्वामी शाम को इसका कार्यभार संभालने जा रहे हैं। इस एरिया में किस तरह का फोकस है कि ये एरिया में ऑर्डर इनफ्लोज बहुत अच्छे आए हैं, रिसेंटली बहुत कुछ काम भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेकर होने की बातचीत है। सो क्या डिटेल यहाँ पर आपके पास? जी, HD कुमारस्वामी आज शाम 5 बजे भारी उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। उनके हिस्से में स्टील मंत्रालय भी आया है। और अगर भारी उद्योग मंत्रालय की बात करें तो 2 बहुत बड़ी चीजें होने वाली है पहले कुछ दिनों में, जिनके ऊपर फैसला होने वाला है। सबसे बड़ी जो चीज होने वाली है वो है FAME 3 पॉलिसी, जिसका कि कैबिनेट नोट तैयार है। 2 साल के लिए पॉलिसी बनाई गई है। 10,000 करोड़ का कुल बजट होगा। इसमें अब तक का जो ड्राफ्ट है उसमें इलेक्ट्रिक कारों को सब्सिडी से बाहर रखा गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को सब्सिडी मिलेगी। अधिकतर शर्तें वही होंगी जो मौजूदा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की होती है। इसके अलावा पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रक्स को भी सब्सिडी के दायरे में लाया जाएगा। बसेस के लिए 9 महानगरों में बसेस के लिए सब्सिडी देने पर विचार होगा। ये सारी चीज़ें कैबिनेट नोट में तैयार है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है वो है पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, जो कि ई बसेस जो कंपनियां हैं उनकी काफ़ी समय से मांग थी कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट्स हैं उनकी हालत ख़राब है, पेमेंट का सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत जल्दी एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का ड्राफ्ट भी आने वाला है। तो ये 2 चीज़ें जो है भारी उद्योग मंत्रालय के एजेंडा में है, जो अगले कुछ दिनों में जिस पर फैसला होगा। जी, तो आप सुन रहे तो रोहन को। लक्ष्मण जी, एक चीज़ और, क्योंकि जैसे ही मंत्रालय शुरू हुए, जैसे ही इन्होंने सबने पदभार संभालना शुरू किया, बयान आने शुरू हो गए। अभी एक BPCL को लेकर ही बयान आया था हरदीप पुरी साहब का, कुछ ब्लेंडिंग को लेकर भी आ रहे हैं शुगर में। सो रफ्तार तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया दिख रही है, शुरुआती रफ्तार तो बहुत अच्छी लग रही है।
जी बिल्कुल, दरअसल जो बयान आ रहे हैं मुझे लगता है कि काफ़ी राजनीतिक रूप से संतुलित बयान यहाँ पे हरदीप पुरी सिंह साहब का आया है। क्योंकि बीपीसीएल का विनिवेश जिसका जिक्र आपने किया, 2022 में इसके विनिवेश की बात हुई थी, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट किया जाना था, लेकिन जिस तरह का वैल्यूएशन था एक उस तरह का खरीदार नहीं मिला था। और चूंकि बीपीसीएल ऑयल मंत्रालय का एक बहुत ही कह सकते हैं दुधारू पीएसयू है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाले पीएसयू है, और विनिवेश को लेकर अभी कोई कड़ा बयान सामने खुल करके शायद अब सरकार की तरफ से ना देखें, कोई नया विनिवेश होता हुआ ना देखें, नए कंपनी प्रस्ताव पर ना आए। जो मौजूदा विनिवेश की प्रक्रिया जिन जिन कंपनी में शुरू हो चुकी है उसी को सरकार फिलहाल आगे बढ़ाना चाहेगी, और इसी वजह से हरदीप सिंह पुरी इस बयान को देकर के बचना चाह रहे थे कि विनिवेश करेंगे बीपीसीएल में, फिलहाल नहीं होगा। इनका बिल्कुल सही था, क्योंकि अभी फिलहाल होल्ड पर किया गया है। जो बाकी कंपनियां हैं उस पर विनिवेश का फोकस रहेगा। ब्लेंडिंग एक प्रधानमंत्री का मिशन है, ब्लेंडिंग पर काफी ज्यादा जोर होगा कि पेट्रोल में ब्लेंडिंग, एथेनॉल ब्लेंडिंग को कितना ज्यादा बढ़ाया जाए, तो एक टारगेट होगा। विनिवेश का एक अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसपे अलग से चर्चा करेंगे। आपके पास अभी बहुत सारा काम रहना भी है और आने वाले समय में आपकी पूरी टीम को इसमें बहुत सारा काम करना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपके लिए भी। आलोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और असीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज पूरे दिन कड़ा रहने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये अपडेट समय समय पर हमें देने के लिए। जिस इंपॉर्टेंट बयान की अभी हम बातचीत कर भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी साहब का बयान चल रहा है। आपको वो बयान पहले सुनवाते हैं, किस लिए बीपीसीएल में एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा, वो भी आप देख लीजिए। Profit after tax, 1,59,000 crores profit after tax, which in terms of contribution to the revenue would be around how much? You're an old finance ministry hand. 19-20% of overall revenue came from the oil and gas PSUs. My emphasis as we embark on our next phase is to concentrate on exploration and production, green hydrogen, and what goes with green hydrogen, refinery and petchem, ethanol, and the gas sector. तो बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी है, एक अच्छी ग्रोथ है, और इस तरह की सफल महारत्न को विनिवेश क्यों किया जाएगा, इस पर बातचीत आप सुन रहे थे हरदीप पुरी साहब की। और बीपीसीएल जो करीब फ्लैट साइड पे भी कामकाज कर रहा है, एक स्पाइक जरूर आया लेकिन उसके बाद फ्लैटिश टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और स्टॉक्स, कुछ और खबरें, उन पर बातचीत जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स के अंदर खरीदारी बनी हुई है। डे हाई के आसपास ही निफ्टी अभी भी कामकाज कर रहा है। अमित सर, बातचीत क्योंकि आज बहुत पॉलिटिकल सेटअप है, इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए ज़्यादा हो नहीं पाई, लेकिन आपकी तरफ से कुछ इंडिविजुअल कॉल्स जहां पर आप नजर रखे हुए हो? जी बिल्कुल, देखिए सीडीएसएल पे ध्यान रख सकते हैं क्योंकि सीडीएसएल का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, काफी स्मूथ है, बुलिश है, और रिसेंटली भी जो करेक्शन है उसके बाद जो 2000 के लेवल से वो अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड इसका जो है रिज्यूम होगा। सो करंट मार्केट प्राइस पे ही सीडीएसएल बाय करके 2000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड की टारगेट की बात करें तो ऊपर में 2400 तक ये स्टॉक आ सकता है। सीडीएसएल के ऊपर आप नजर रखें, 2400 तक की चाल यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव था, वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं, किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र है और जो कॉल्स हैं उसके लिहाज से आशीष जी की कॉल थी, वो एग्जिट कर गए हैं क्लीन साइन से। 1510 रुपये का टारगेट था, 1330 का स्टॉप लॉस था, लेकिन वो एग्जिट कर चुके हैं 1372 रुपये के आसपास। इसके अलावा मधु जी की तरफ से एक कॉल थी टोरेंट फार्मा में, जहां वो एग्जिट कर गई हैं 2904 पर। 3100 के टारगेट से 2760 का एक स्टॉप लॉस था, लेकिन 2904 पर उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। इसके अलावा मधु जी की तरफ से बलरामपुर चीनी एक नई कॉल उन्होंने इनिशिएट की है, करीब 425 रुपये के टारगेट्स के लिए 392 का एक स्टॉप लॉस रख के चलने की राय उनकी तरफ से आ रही है। और साथ ही साथ जो रिटर्न्स हैं उसमें मधु जी का रिटर्न 6.5, आशीष का रिटर्न 6.25 और कपिल शाह का रिटर्न करीब 4.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। देखते हैं आगे के बचे हुए सत्रों में कैसे कामकाज होता है। एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार भी मार्केट्स को लेकर आज एक अहम बातचीत।